चलिए रीजनल ज्योग्राफी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आप सब जानते हैं कि हम यूरोप पढ़ रहे हैं और हमने लिखा भी नहीं क्योंकि अब ये नेचुरल हो चुका है कि हम यूरोप ही पढ़ रहे हैं। ओके, यूरोप के हम अलग अलग रीजन्स को आज से पढ़ना शुरू करेंगे। आज हम जिस रीजन को पढ़ेंगे वो मेनली नॉर्दर्न रीजन होगा। चलिए पहले मैं आपको यूरोप के रीजन्स दिखाता हूँ, आप अच्छे से समझिए ताकि वो बॉडी में आपके ऑर्गेनिकली सेटल हो जाएं। और याद रखिएगा ऐसी खूबसूरत जानकारियाँ आपको मिलेंगी, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आप सीखेंगे कि दुनिया में किसी भी पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी पे उसे लागू करेंगे वो आपको सत्य होते नज़र आएंगे। देखिए ये यूरोप है, ये रीजन वाइज दिखाया गया यूरोप है। हमने इस मैप को कई बार देखा है, आज हम इसको रीजन वाइज देख रहे हैं। देखिए इसको समझिए, ये बिल्कुल ऐसे डिवाइड हो जाता है जैसे चार डायरेक्शंस हों, चार डायरेक्शंस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये बिल्कुल ऐसे हो जाता है। जैसे ध्यान से देखिए, हम जब नॉर्दर्न यूरोप की बात कर रहे हैं, देखिए ग्रीन कलर का, तो यहाँ पे देखिए फिनलैंड, आइए आओ देखो रंजीत, दिख रहा है, लेक्चर में देख लेना है, मैं यहाँ ले आऊँ। तो ये देखिए फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, देखिए डेनमार्क, और इधर दूर कहीं जाके ग्रीनलैंड भी होगा, वो डेनमार्क का ही पार्ट है ना, इसमें आ जाएगा। तो आप अभी के लिए पहले इसे ही मान लीजिए। देखिए ये नॉर्दर्न यूरोप कितना इजी। और ये देखिए वेस्टर्न यूरोप कौन कौन आ रहा है, देखिए फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, और वो तीन कंट्रियाँ नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, ये मिलके बन गया वेस्टर्न यूरोप। और ये देखिए साउदर्न यूरोप बिल्कुल क्लियर है, साउथ वाला पुर्तगाल, स्पेन, इटली, ग्रीस। और ये देखिए ईस्टर्न यूरोप बिल्कुल जर्मनी के और ऑस्ट्रिया के उधर उधर, जर्मनी के और ऑस्ट्रिया के उधर उधर, ये सारा एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, और ये सब जितने भी बेलारूस, यूक्रेन, रोमानिया, ये सारे के सारे रशिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं काफ़ी कंट्रीज़। तो ये सारा ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप। तो नॉर्दर्न, वेस्टर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, और इनमें से एक को अलग ही रख लिया हमने, दैट इज़ ब्रिटिश आइल्स। ये देखिए ब्रिटिश आइल्स, ये अलग ही रख लिया हमने। इसमें से हम नॉर्दर्न यूरोप करने जा रहे हैं। आप इसको जियोग्राफिकली तो इस तरह से बांट सकते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, लेकिन अगर हम इसे पॉलिटिकली, हिस्टोरिकली बांटना चाहें, हमने ये जो भी बांटा ये ज्योग्राफिकल डिवीज़न हमने कर दी, पर अगर हम इसे पॉलिटिकली बांटें तो ये वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप में बंटता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप में बंटता है। ईस्टर्न यूरोप पॉलिटिकली मैंने क्यों बताया ये, ईस्टर्न यूरोप वो जो 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसका मेन मेंबर रशिया था, एक यूनियन बनी, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर। 1945 वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद ये यूनियन नहीं बनी थी, मैं बस आपको कुछ समझाने जा रहा हूँ। ये यूनियन तो पहले ही बन चुकी थी। 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में, और उसके तहत वहाँ के ज़ार रूलर्स को रेवोल्यूशनरीज़ ने गद्दी से उतार दिया। व्लादिमीर लेनिन जो है वो एक नए रशियन स्टेट के पहले लीडर बने, दैट इज़ द सोशलिस्ट रशियन स्टेट। और 1921-22 में ये रशिया जो है इसने यूएसएसआर का गठन कर दिया, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का गठन हो गया, और उसका सबसे बड़ा मेंबर रशिया ही बना। उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आती थी। तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ, उसके बाद एक जद्दोजहद शुरू हुई कि ये जो रशिया है, जो यूएसएसआर का पार्ट है, रशिया ये चाहता है कि उसका जो डोमिनेंस है वो पूरे ग्लोब के ऊपर आ जाए, यानी कि एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट डोमिनेंस। और दूसरी तरफ अमेरिका ये चाहता है कि उसका डोमिनेंस इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में वो लीड करे पूरे वर्ल्ड को, दैट इज़ द कैपिटलिस्ट डोमिनेंस। तो दो मुहिम चली। रशिया वाला विंग चाहता है कि बाइपोलर वर्ल्ड बने, अमेरिका और मैं दोनों अपनी अपनी हेगेमनी इस्टेब्लिश करें वर्ल्ड पे, आधिपत्य। अमेरिका चाहता है कि सिर्फ यूनिपोलर वर्ल्ड होगा, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँगा, यूनी मने वन, पूरा वर्ल्ड उसकी पॉलिसीज़ मेरे साथ अलाइन करें।
और इसके अलावा भारत जैसे मुल्क ये चाहते थे कि वर्ल्ड मल्टीपोलर होना चाहिए, ना तो वो यूनिपोलर हो ना बाइपोलर हो, मल्टीपोलर हो, सबकी सुनी जाए, पूरा विश्व समावेश के साथ चले, मिलजुल के चले। तो ऐसे में 1945 के वर्ल्ड वार 2 के बाद आप ये देखेंगे कि जो ब्लॉक यूएसएसआर के साथ, रशिया के साथ जा रहा है यूरोप का, वो ईस्टर्न यूरोप हो जाएगा, जिसमें डोमिनेंस सोशलिस्ट पॉलिसीज़ का है, रशिया का है। और ऐसे में जर्मनी बीचों बीच बट गया था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन बीचों बीच बट गई थी। बर्लिन का आधा हिस्सा ईस्ट यूरोप का हो गया, आधा हिस्सा वेस्ट यूरोप का हो गया। वेस्ट यूरोप वाला आधा हिस्सा कैपिटलिस्ट ब्लॉक के साथ जुड़ गया, द अमेरिकन ब्लॉक, और ईस्ट वाला हिस्सा रशियन ब्लॉक के साथ जुड़ गया, द यूएसएसआर। इस तरह से उत्तर से दक्षिण तक यूरोप में एक बाउंड्री क्रिएट हुई, ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप की, द सोशलिस्ट यूरोप और द कैपिटलिस्ट यूरोप। और अमेरिकन इसे ऐसा भी बुलाते हैं, द नॉन डेमोक्रेटिक यूरोप और द डेमोक्रेटिक यूरोप। तो वो एक बाउंड्री जो क्रिएट हुई उसे ही हम आयरन कर्टेन कहते हैं। आयरन कर्टेन माने कि एक लोहे का पर्दा, एक ऐसी दीवार, सीमेंट की, कांटे वाली तारों की एक बड़ी दीवार बनी जिसने ईस्ट और वेस्ट यूरोप को बांटा। ये दीवार ख़ास तौर पे आपको बर्लिन में देखने को मिलती है, जर्मनी में। इसी दीवार को तब तोड़ा गया जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में, और वही समय था 1945 की सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने पर जो वॉर शुरू हुई, कोल्ड वॉर, वो ख़त्म हुई यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने पर, दैट इज़ 1991। तो 1945 से 1991 तक एक कोल्ड वॉर का दौर चला और इसके तहत यूरोप दो हिस्सों में बटा, वेस्ट यूरोप, ईस्ट यूरोप। तो एक तो ये डिवीज़न है, और दूसरी अगर हम इसको थोड़ा इग्नोर कर दें तो क्लियर कट जोग्राफिकल डिवीजन्स, नॉर्थ यूरोप, वेस्ट यूरोप, ईस्ट यूरोप और साउथ यूरोप और ब्रिटिश आइल्स। ओके, अगर हम पॉलिटिकल डिवीज़न वाला वेस्ट यूरोप लें तो उसमें आप कुछ ऐसे पढ़ते हैं, नॉर्दर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप, साउदर्न यूरोप और ब्रिटिश आइल्स। फिर आप इस तरह के डिवीज़न पढ़ेंगे। तो अब हम आज नॉर्दर्न यूरोप को पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो हमें ये क्लियर है कि हम किन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम 3 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को पढ़ेंगे, 3 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। स्कैंडिनेवियन, ठीक है। ये स्कैंडिनेवियन शब्द जो है ये स्कैन यानी कि स्केन से आता है। ये स्केन स्वीडन के दक्षिणी हिस्से में बसा हुआ एक कस्बा है, वहाँ से ये शब्द आता है। ये जर्मैनिक लैंग्वेज का शब्द है और वहीं से ये स्कैंडिनेविया हो जाता है। ओके, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें आती हैं, आराम से देखिए। इसमें डेनमार्क आती है, इसमें स्वीडन आता है, इसमें वेरी गुड नॉर्वे आता है। जब मैं इसमें डेनमार्क की बात करता हूँ तो डेनमार्क जो किंगडम है वो 3 हिस्सों में है। डेनमार्क मेन, द किंगडम प्राइम, प्लस इसके साथ द ग्रीनलैंड, और प्लस इसके साथ फराओ, FAROE, फैरो। ओके, तो ये 3 हिस्सों में ये किंगडम मानी जाती है। ये आते तो डेनमार्क के ही किंगडम के अंदर हैं दोनों हिस्से, ग्रीनलैंड और फैरो आइलैंड। ये फैरो आइलैंड जो है ये आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में मिलेगा। ओके, तो ये आते तो डेनमार्क के किंगडम के अंदर ही हैं, लेकिन ये फैरो और ग्रीनलैंड को काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी मिली हुई है। ये पॉलिटिकली काफ़ी इंडिपेंडेंट है। उसका सीधा उदाहरण आप यहाँ से समझ लीजिए कि जो डेनमार्क है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, पर देखिए ग्रीनलैंड ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, जबकि ये किंगडम ऑफ डेनमार्क ही है। पर इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंस है, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इतनी ज़्यादा है कि उनकी ये खुद का निर्णय होगा कि वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनते हैं कि नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे को तो देखा, और उसमें हमने डेनमार्क में देख लिया ग्रीनलैंड एंड फैरो,
लेकिन हम जब इस समय पढ़ने जा रहे हैं तो हम नॉर्दर्न यूरोप पढ़ रहे हैं। नॉर्दर्न यूरोप जो है वो अकेले स्कैंडिनेवियन कंट्री से नहीं बनता, उसमें इसके साथ फिनलैंड भी आता है, आइसलैंड भी आता है। तो आप आइसलैंड, फिनलैंड और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ इन सबको पढ़ने जा रहे हैं। इतनी बात क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट? तो हम इन सबको पढ़ने जा रहे हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करें स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने इस रीजन से जुड़ी कुछ बातें रखता हूँ जो हमें समझनी है। वो क्या है? देखिए, वर्ल्ड लेवल पे आप एक रिपोर्ट पढ़ेंगे। रिपोर्ट का नाम होगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, WHR, रियल लाइफ सेटिस्फैक्शंस। जब भी आप इस हैप्पीनेस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, दूसरा आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर वर्ल्ड की रिपोर्ट पढ़ेंगे, HDI। इन सभी रिपोर्ट्स में आप हैप्पीएस्ट सिटी का जिक्र जब सुनेंगे, आप नॉन करप्टेड सोसाइटी की बात जब करेंगे, आप बेटर लिविंग कंडीशंस, आप हेल्दी एंड सिक्योर सिटीजन्स, आप किन्हीं भी अच्छे पैमानों की बात कर लीजिए, जब भी इन सभी अच्छे इंडिकेटर्स की बात होगी तो बात इन नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की हो रही होगी। बात या तो स्वीडन की हो रही होगी, या नॉर्वे की हो रही होगी, या डेनमार्क की। बड़ा कारण है कि ऐसा क्यों, हम इन्हीं का जिक्र क्यों सुनते हैं इन सभी इंडेक्सेस में। ये कंट्रीज़ हमेशा टॉप 10 में रहती हैं और इनमें से भी अधिकतर कंट्री टॉप 3 होती हैं, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रिपोर्ट हो, चाहे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हो, चाहे वो ज़ीरो क्राइम रिपोर्ट्स हों, चाहे वो ज़ीरो करप्शन रिपोर्ट्स हों, चाहे वो डेमोक्रेटिक को के इंडिकेटर्स की रिपोर्ट्स हों। तमाम विश्व की अच्छी रिपोर्ट्स में ये हमेशा आपको टॉप पे मिलते हैं। ये इस नॉर्दर्न यूरोप की खासियत है। ओके, सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्यों, ये क्यों ऐसा मिलते हैं? तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें समझना होगा। तब हम इन कंट्रीज़ को पढ़ रहे हैं तो पर्पस समझ में आएगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। उन फैक्टर्स को मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। हम उन फैक्टर्स को पढ़ लेते हैं। यूरोप लिख देते हैं, बेरंग सा लग रहा है। देखिए, हम ये जानते हैं कि जब यूरोपियन रेनेसेंस का आरंभ हुआ तो उस समय में यूरोप में सर्फडम प्रिवेल करता था। मैंने आपको पिछले लेक्चरों के बारे ये पढ़ा दिया कि वहाँ पर सर्फडम हुआ करता था। स्ट्रॉन्ग फ्यूडलिज्म था, तो फ्यूडलिस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम था, सर्फडम था, एक स्लेवरी थी, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। करप्शन रेम्पेंट थी। ये चीज़ें नॉर्दर्न यूरोप को मेनलैंड यूरोप से अलग करती हैं। वो कैसे? जब हम 19th और 20th सेंचुरी की बात करते हैं, जब आज का मॉडर्न यूरोप फाइनल शेप ले रहा था, एग्जिस्टेंस में आ रहा था, उस समय में ये हिस्सा किन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा था उसके विषय में जानिए। तो लिखा हुआ है, इन द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न एरा द नॉर्डिक कंट्रीज डिड नॉट हैव द काइंड ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम दैट कैरेक्टराइज्ड कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड रशिया। इन कंट्रीज़ में ये फ्यूडलिज्म और सर्फडम नहीं था, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर था कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड रशिया का। मेनलैंड यूरोप और रशिया में ये था, लेकिन यहाँ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। इसका सीधा सीधा फिर लाभ क्या नज़र आया हमें? वो ये था, फार्मर्स वर रिलेटिवली मोर इंडिपेंडेंट एंड मैनी ऑफ देम ओन्ड द लैंड दे कल्टिवेटेड। फार्मर्स इसकी वजह से, क्योंकि सर्फडम में क्या था, फ्यूडलिज्म में क्या था कि वो जो एक फ्यूडल लॉर्ड हुआ करता था, उसके अंडर जितनी भी टेरिटरी है, वो टेरिटरी ही नहीं, उसके अंदर आने वाले लोग भी उसके अधीन आ जाते थे। तो अब जो फार्मर्स हैं वो इंडिपेंडेंट कहाँ रह गए? उस कल्टीवेशन वाले लैंड पर उनका खुद का प्रॉपर्टी राइट कहाँ रह गया? वो तो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बस फ्यूडल लॉर्ड ले रहा है, क्लर्जी ले रही है और द एम्पायर, और इसके बाद भी उन्हें फ्यूडल लॉर्ड के पैलेसेस में फ्री में काम करना पड़ता था। तो ये परिस्थितियाँ नॉर्दर्न यूरोप में नहीं थी।
यानी कि नॉर्डिक कंट्रीज़। ये नॉर्डिक कंट्री शब्द, इस शब्द से जन्म लेता है द नॉर्डन। नॉर्डन का मतलब सिंपली यही है नॉर्दर्न। सो द नॉर्दर्न लैंड, द वर्ड इज़ द नॉर्डन, और वहीं से आता है द नॉर्स। कौन से लोग हैं ये? द नॉर्स पीपल। और कंट्री कौन सी हैं? द नॉर्डिक। सो द नॉर्डिक कंट्रीज़, द नॉर्स पीपल, ये सारे शब्द आप सुनेंगे, और उनमें से पर्टिकुलरली स्कैंडिनेवियंस भी हम सुनते हैं। ठीक है जी। तो अब वो चीज़ नहीं थी, उसका सीधा लाभ हुआ कि फार्मर्स यहाँ पर रिलेटिवली मोर इंडिपेंडेंट एंड मैनी ऑफ देम ओन्ड द लैंड दे कल्टिवेटेड। द डिकेड्स लीडिंग टू द 20th century, farmers held significant political power within the Nordic parliament। तो जैसे जैसे फिर 20th century आया, इन्हीं फार्मर्स के पास उस पार्लियामेंट के अंदर अच्छी खासी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ भी आई, यानी कि इनकी सीट्स हुई, इनको जगह मिली, ये रूल रेगुलेशन डिसीजन मेकिंग में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बने। तो फिर देश की नीतियाँ भी उस हिसाब से इनके अनुरूप बननी शुरू हो जाएंगी। और किसी भी सोसाइटी का शुरुआती बेस एग्रीकल्चर होता है। अगर हम अच्छे ढंग से एग्रेरियन रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करें तो रूरल सोसाइटी की पॉकेट में पैसा आता है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोग्रेस करता है, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होता है, इससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इन्हांस होती है, एग्रीकल्चर डाइवर्स होता है, इससे एग्रीकल्चर लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल बना रहता है, नेचुरल रिसोर्सेज प्रिजर्व होते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सारी की सारी मार्केट की चेन डेवलप होती है, तो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होता है, और एग्री ही कल्चर होता है जिसमें बड़े स्तर पर लोग एम्प्लॉयड होते हैं, तो उनके पास अच्छे रेम्यूनरेशंस आते हैं और एक इक्वल सोसाइटी इस्टेब्लिश होती है, क्योंकि कमाई लोगों के हाथ में आती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत शुरुआती ही दौर था जिन समयों में, क्योंकि यहाँ के किसान सब्जेक्टेड टू फ्यूडलिज्म, सब्जेक्टेड टू सर्फडम नहीं थे, इसके कारण अपने ही देश की नीतियों बनाने में वो मुख्य धारा का हिस्सा थे, वो खुद नियम बना रहे थे उस देश के लिए। ऐसे में बहुत ही तीव्र गति से एग्रेरियन रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए गए। इन सब चीज़ों के बहुत से नतीजे निकले, वो अभी समझ में आएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डेवलपमेंट ऑफ अ स्पिरिट ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द लेबरिंग क्लासेस एंड द एलीट। तो क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो अपना लैंड कल्टीवेट कर रहे हैं, पार्लियामेंट के वाया एग्रेरियन रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से होने ये लगा कि जो लेबर क्लास है और जो एलीट सेक्शन है उसके अधिकार सुनिश्चित किए गए, टेनेंसी से जुड़े हुए कानून पुख्ता बनाए गए, वेजेस तय किए गए, कॉन्ट्रैक्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया, लैंड लीजिंग्स के कानून उस समय में मजबूत कर दिए गए। इसके तहत एक्सप्लॉयटेशन का स्कोप नहीं बचा, कोई भी किसी की मर्जी पे नहीं है, चीज़ें नियम कानून के हिसाब से होंगी। अगले स्टेप पे हम बात करेंगे कि ऐसी सोसाइटी में ये बड़ा ज़रूरी होगा कि इन नियम कानूनों को लागू कराने वाली संस्थाएं बड़ी अच्छी हो, वो करेंगे, बट ये सब पहले हुआ, और इससे हमेशा एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट का जन्म होता है। नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में एक सबसे बड़ी खास है द ट्रस्ट। उनके सभी इंडिकेटर्स में अच्छा आने का कारण ट्रस्ट दो हैं, लोगों का लोगों पे ट्रस्ट बहुत है और लोगों का गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस पर ट्रस्ट बहुत है। तो पीपल टू पीपल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, ये दोनों सुप्रीम हैं, और ये ट्रस्ट ही है जो हमें पब्लिक गुड्स क्रिएट करने में हेल्प करता है। मैं अपना पैसा टैक्सेस की फॉर्म में, फ़ीस की फॉर्म में, लिवाइस की फॉर्म में या बीट एनी मैनर मैं अपना पैसा चुकाऊंगा, मैं टैक्स इवेजन नहीं करूंगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं ये देखूंगा कि जो मेरा पैसा है उससे जो गुड्स पैदा होंगी वो पब्लिक गुड्स होंगी, और जिस पे सबको इक्वल एक्सेस प्रोवाइड होगा। तो मेरे पैसे से लाभ इसका होगा जिस पे मुझे ट्रस्ट है, मेरा कॉमन फेलो, मेरे नेशन का मेरा साथी, हम दोनों राष्ट्र के ही निवासी हैं, और मेरे दिए पैसे से जो पब्लिक गुड्स और सर्विसेज पैदा होंगी उससे इसे भी लाभ मिलेगा, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि मुझे इनसे कोई भय नहीं है।
मुझे इनसे कोई द्वेष नहीं है, मुझे इनसे कोई घृणा नहीं है, और मुझे इनसे कोई ऐसा डर नहीं है कि कल को ये हमें ओवर पावर कर जाएंगे, हमें दबा देंगे। तो ऐसे में मैं ये चाहूँगा कि हम अपने अपने आप को मजबूत तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने राष्ट्र को भी मजबूत करें, क्योंकि हमारा राष्ट्र वो सारी मजबूती हमें वापस दे देता है। क्योंकि हमसे जब पैसा टैक्स में जाता है, वो सेवा बन के जब हम तक आता है, बीच में कहीं वो करप्शन के चैनल से गुजरता नहीं है। तो जब आपको ये दिख रहा हो कि आपने टैक्स दिया, बेस्ट स्कूल्स बन गए, रोड्स बनी, अच्छी पावर सप्लाई बनी, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट हुए, हवा, पानी, ज़मीन की गुणवत्ता बेहतर होने लगी, पशु पक्षी जल जीव सभी संरक्षित होने लगे, और सभी तमाम बच्चे बूढ़े प्रोटेक्ट होने लगे, तब आप कंट्रीब्यूट करने के लिए आगे आते हैं। करप्शन फ्री एटमॉस्फेयर, और ये करप्शन फ्री एटमॉस्फेयर देने के लिए भी उन्होंने मेहनत की। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज़ द डिग्री ऑफ ट्रस्ट। ये ट्रस्ट बड़ी चीज़ होती है, और ये चीज़ इन नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में एक बैकबोन की तरह काम कर रही है इनका हर इंडिकेटर में हायर रहने के लिए। तो कई बार आप एग्ज़ाम में, किसी डिस्कशन में, या मान लीजिए इंटरव्यू में ही आपसे ये पूछा जाए कि देश को प्रगति की ओर कैसे ले जाएंगे, तो हो सकता है उसमें आप कई बार रटे रटाए तरीके से कह दें कि सर हमें लोगों की एक दूसरे के ऊपर आस्था, फेथ को बढ़ाना होगा, ट्रस्ट बिल्डअप करना होगा। वो आपसे पूछेंगे कि इसमें आप इकोनॉमिकली बेनिफिट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रस्ट बिल्डअप करके इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे हो सकते हैं, उसको हम समझ रहे हैं। ओके, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, द स्पिरिट ऑफ ट्रस्ट। लेबरिंग क्लास और एलीट सेक्शन के बीच में एक स्पिरिट ऑफ ट्रस्ट है, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रोडक्शन साइकिल्स सीमलेस चलते हैं। उस लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हैं, वॉर्स नहीं हैं, दिक्कतें नहीं। ऐसा नहीं है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ। फिनलैंड में 1918 में फिनिश सिविल वॉर में लेफ़्ट यानी कि द रेड पीपल, राइट यानी द वाइट फ्लैग बेयरर्स, तो रेड एंड वाइट्स के बीच में यानी कि लेफ़्ट एंड राइट्स के बीच में सिविल वॉर्स हुई। लगभग 30,000 के अराउंड लोग भी मारे गए। लेकिन इसके इमीडिएट बाद सोसाइटी ने रियलाइज़ किया और तुरंत इंस्टीट्यूशंस खड़े किए। गवर्नमेंट ने जो जो कारणों से वो सिविल राइट्स थे, उन रिफॉर्म्स को इमीडिएटली लागू कर दिया, ताकि भविष्य में ऐसा कभी ना हो। तो ऐसी सिचुएशंस अगर कभी हुई भी हैं, तो हाईएस्ट पॉसिबल मेजर्स के साथ उन्हें इग्नोर अवॉइड किया गया। नेक्स्ट टाइम उन्हें पनपने नहीं दिया गया। आई बात समझ में? सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैंने यहाँ लिखा है, मोस्ट ऑफ द रिफॉर्म्स द लेफ्ट हैड फॉट फॉर इन द सिविल वॉर such as agrarian land reform had been implemented immediately। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी भी है। Nordic countries did not have the deep class divides and economic inequality at the beginning of the 20th century। तो क्योंकि उस तरह का मैनोरियल सिस्टम, उस तरह का फ्यूडलिज्म और सर्वडम नहीं था, तो 20वीं सदी जब बात करें 20th सेंचुरी के आरंभ के समय में क्लास डिवाइड्स नहीं थे डीप, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ नहीं थी। और जिस सोसाइटी में क्लास डिवाइड्स ना हो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ ना हो, तो सोसाइटी इगैलिटेरियन होती है, टोटलिटेरियन नहीं। देखिए, राज्य स्टेट भी टोटलिटेरियन होता है, स्टेट भी इगैलिटेरियन होता है। इसी तरह से कई बार सोसाइटी भी टोटलिटेरियन होती है और सोसाइटी भी इगैलिटेरियन होती है। जब सोसाइटी ही सर्वोच्च हो जाए और वो सर्वोच्च सोसाइटी के नियम ही सब कुछ हैं, उस सोसाइटी के जो सदस्य हैं, समाज के सदस्य हैं, उनकी अपनी अभिव्यक्ति कुछ भी नहीं, वो पूरी तरह से सब्जेक्टेड हैं सोशल रूल्स के अंडर। और ये सोशल रूल्स किसके हैं? जो सोसाइटी की फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उस सोसाइटी के अंदर आने वाले किसी एक कम्युनिटी के। तो उस कम्युनिटी का डोमिनेंस है उस सोसाइटी पे, और उस कम्युनिटी की मान्यताएं, विचार और नियम ही समाज के विचार, मान्यता और नियम बने हैं, और सब उसके भीतर हैं। ये टोटल है, समस्त जनों को उन्हीं नियमों के अधीन कर देना है। टोटल सब्जेक्शन टू द सिंगल यूनिवर्सल रूल्स, जो एक समाज के रूल है। इट इज़ अ टोटलिटेरियन सिस्टम सोसाइटी। लेकिन यही बिल्कुल टोटल के बिल्कुल उल्टा इगल
तो एगैलिटेरियन में क्या है कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उन सभी की पार्टिसिपेशन है रूल बनाने में, सभी के अभिव्यक्ति को समझा जाता है, उसके तहत एक म्यूचुअल पॉइंट को रीच किया जाता है और उसके तहत समाज के नियम बनते हैं और फिर उस नियम की पालना सभी करते हैं, सभी लोग खुद को उस नियमों में अभिव्यक्त होते पाते हैं। ऐसे एगैलिटेरियन सोसाइटी बनती है और फिर ऐसे एक एगैलिटेरियन स्टेट होता है। वो स्टेट टोटल होता है, टोटलिटेरियन होता है, जैसे फांसीवादी, इटली का मुसोलिनी, जर्मनी का हिटलर, द नाजीवादी। ये टोटलिटेरियन स्टेट है, मने राज्य, मने स्टेट ही सर्वोच्च है, राज्य ही सर्वोच्च है। उसके भीतर आने वाला राष्ट्र और राष्ट्र के अंदर आने वाले नागरिक मैटर नहीं करते। नागरिकों के अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, कहते चुप, राज्य, स्टेट इज इंपॉर्टेंट। व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट योर राइट्स, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट योर फ्रीडम्स? स्टेट इज इंपॉर्टेंट। तो व्हेन स्टेट विल बिकम इनॉर्मसली पावरफुल, आज की डेट में इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव फंडामेंटल राइट्स, और उस केसेस में स्टेट आप पर अगर किसी भी तरह की एट्रॉसिटीज़ करता है तो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिविजुअल के। इंडियन स्टेट पावरफुल है बट यू हैव योर ओन फंडामेंटल राइट्स। तो नागरिकों के भी अपने मौलिक अधिकार हैं। वहीं अलग बात है कि भारतीय राज्य के भी अपने दायित्व हैं, अपने अधिकार हैं, पर ऐसा तो नहीं कि हम फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर ही डिलीट कर दें और नागरिक ख़त्म ही कर दें और यही करें कि जब राज्य बन ही गया है, तुम्हारा स्टेट है ही है, तो अब तुम उसमें कहाँ क्या राइट मांग रहे हो और क्या नहीं मांग रहे हो। एक बार स्टेट बन गया और स्टेट ने जो डिक्टेट कर दिया है बस आप उसे मानिए, तो टोटलिटेरियन हो जाएगा स्टेट। जनता की पार्टिसिपेशन से नहीं चलेगा, जनता की पार्टिसिपेशन से संस्थाएं नहीं बनेंगी। वो स्टेट की पॉलिसीज़ में वही रिफ्लेक्ट होगा जो एक पार्टी की पॉलिसीज़ होंगी। तो सिंगल पार्टी डोमिनेटेड हो जाएगा स्टेट। जिसको आना है इस पार्टी में आ जाओ, इसकी विचारधारा में आ जाओ, और जो इससे विभिन्न खड़ा है वो राज्य का विरोधी है। जो इससे विभिन्न मत रखता है राज्य राष्ट्र का विरोधी है। नेशन का माने स्टेट, स्टेट ही सब कुछ, और नेशन का माने एक मत, जिस मत को एक पार्टी दर्शा रही है। इससे विभिन्न मत रखने वाला राष्ट्रद्रोही है, राज्यद्रोही है। इन्हें उखाड़ के फेंक दो तो रीन ऑफ टेरर चलता है फिर। तो इसलिए ये बात कही जाती है कि फांसीवादी कल्चर के तहत द इंटेलेक्ट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी का सबसे बड़ा दुश्मन इंटेलेक्ट है। इंटेलेक्ट है तो सोचोगे, विचारोगे, किंतु परंतु करोगे, सही गलत पे बात करोगे, हिस्सेदारी मांगोगे, और वो फिर आपको एलिमिनेट कर देंगे। तो एलिमिनेशन मेथड अपनाए जाते हैं। कहते हैं इनको कैसे एलिमिनेट करना है, ये देखो। आई बात समझ में? तो इसके बिल्कुल उलट चलता है वो सिस्टम जिसमें सहभागिता है। तो इक्वालिटेरियन सोसाइटी, तो जब इक्वालिटी होगी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़, तो यहाँ से फिर न्याय आता है। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस होता है, न्याय होता है। जब इक्वालिटी होती है, जब जस्टिस होता है, तब लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है अपने नेशन को लेके, अपने स्टेट को लेके। और ऐसे में लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति और अपने देश की राजनीतिक संस्थाओं के प्रति, इंस्टीट्यूशंस के प्रति एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। फिर जा कर के जब वो ट्रस्ट एक बार बिल्डअप हो जाए तो एक वर्चुअस साइकिल एक्टिवेट हो जाता है। पॉलिटिकली टोटल करप्शन फ्री मैनर में इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ सोशली एक एगैलिटेरियन सोसाइटी बनी होती है जिसमें ट्रस्ट का एलिमेंट होता है, और वो ज़बरदस्त तरीके से इन गवर्नमेंटल, इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करने लग जाते हैं। इसे हम वर्चुअस साइकिल कहते हैं, एक फीडबैक मैकेनिज्म, एक वर्चुअस साइकिल चल पड़ता है, पॉजिटिव साइकिल। और ये दोनों एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। पॉलिटिकल और सोशल गुड एलिमेंट्स दोनों एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और ये चीज़ें नॉर्दर्न यूरोप के केस में हुई हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जैसे हम कहते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं थी, डीप क्लास डिवाइड्स नहीं थी, इसके चक्कर में समस्याएं खत्म हुई, और उसके तहत माइनॉरिटीज़ के डर मुक्त हो गए, महिलाओं के डर मुक्त हो गए। आज नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में माइनॉरिटीज़ अश्योर्ड हैं, सिक्योर्ड हैं, उनके राइट्स सिक्योर हैं, वुमेन सिक्योर्ड है, अश्योर्ड है, उसके राइट्स एंटाइटल्ड है पूरी तरह से, और क्लास डिवाइड नहीं है, इनइक्वालिटीज़ नहीं है। तो हर कोई उस राष्ट्र और उस राज्य की नीतियों से खुद की प्रगति को देख सकता है। तो हर कोई बढ़ चढ़ करके
कंट्रीब्यूट करता है अपना हिस्सा, और बिना करप्शन वाले इंस्टीट्यूशन के वाया वो यूनिवर्सल फ्री एजुकेशन के वाया लोगों तक पहुंचता है। तो बड़े ज़बरदस्त वेलफेयर प्रोग्राम है यहाँ पर, और जो कि यूनिवर्सल हैं, सबको मुहैया कराए जाते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं, एक हेल्थ और दूसरा एजुकेशन। तो यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम, यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम, ये दोनों चीज़ों के बाद बेंत पैसा जनता पर खर्चा जाता है। यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क, दैट इज़ द फ्यूचर, यानी कि रिटायरमेंट के बेनिफिट्स आपके, सीनियर सिटीजनशिप सपोर्ट्स, ऑर्फनेज के लिए मदद करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रॉबस्ट बनाना, एकदम आपके जेब पर खर्चा नहीं डालना, सभी की सभी चीज़ों में क्वालिटी, दाल के नाप जोंक से लेके उसकी गुणवत्ता तक हर चीज़ फुल क्वालिटी में आपको मिलना। मतलब जनता खाने से लेके हवा लेने तक, तैरने से लेकर के यात्रा करने तक संतुष्ट बैठी हुई है। कहते हैं फुली सेटिस्फाइड। जब आप कहते हैं ना क्या है भाई, सेटिस्फाइड, लेकिन फल खाया और टेंशन है कि कौन सा टीका लगा है, दाल खाई और टेंशन है कि पता नहीं कौन सी पॉलिश मारी है, हवा ली और पता नहीं कि कौन से एलिमेंट अंदर चले गए, पानी पिया और पता नहीं कि कौन सा हैवी मेटल इसमें घुला हुआ है। आदमी कहता है क्या है, कहते बस जी रहे हैं, खा के भी डाउट रहता है पता नहीं क्या खा लिया। नॉट सेटिस्फाइड, दैट्स ऑल। डर का माहौल बने रहना, भय का माहौल बने रहना, एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो जाना, और हर कम्युनिटी के मन में यह भावना आना कि क्या करेंगे कंट्रीब्यूट करके, क्या करेंगे देश दे करके। हमारा पैसा तो सरकार उनके ऊपर लगा रही है, उनकी शिक्षा कर रही है, उनकी चिकित्सा कर रही है, उनको घर बना करके दे रही है, उनकी यात्राएं ऑर्गेनाइज कराई जा रही हैं, तो हम पैसा दे करके क्या करें। तो सब अपना अपना करने में आ जाते हैं। अपना अपना जोड़ो, अपने परिवार का देखो, उसकी बेटरमेंट करो, उसकी सिक्योरिटी पर फोकस करो, अपना